नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होल्म्स द रेजिडेंट पेशेंट। ये एक घुटन भरा बरसाती अक्टूबर का दिन था। कमरे की खिड़कियों पर लगे पर्दे आधे खिंचे हुए थे और होम्स सोफे पर लेटे हुए सुबह की डाक से आई एक चिट्ठी को लगातार पढ़ रहे थे। जहां तक मेरी बात है, भारत में बिताए वर्षों ने मुझे गर्मी सहने की आदत डाल दी थी, इसलिए 90 डिग्री का तापमान भी मुझे परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन अखबार बिल्कुल उबाऊ था। संसद का सत्र स्थगित हो चुका था, शहर लगभग खाली हो गया था और मैं न्यू फॉरेस्ट के शांत जंगलों या साउथ सी के ठंडे समुद्री किनारों पर जाने के लिए बेचैन हो रहा था। एक खाली बैंक खाता मुझे अपनी छुट्टी को टालने के लिए मजबूर कर चुका था और मेरी साथी के लिए न तो शहर के बाहर का इलाका आकर्षक था और न ही समुद्र। उसे 5 मिलियन लोगों के बीच शहर के केंद्र में रहना पसंद था, जहां उसकी जासूसी की तरंगें फैली रहती और हर छोटी सी अफवाह या अज्ञात अपराध पर तुरंत प्रतिक्रिया देती। प्रकृति की सराहना करना उसकी विशेषताओं में शामिल नहीं था और उसका एकमात्र बदलाव तब होता था जब वो शहर के अपराधियों से अपना ध्यान हटाकर ग्रामीण अपराधियों का पीछा करती। होम्स बात करने के मूड में नहीं थे, इसलिए मैं चुपचाप सोच में डूब गया। तभी उन्होंने अचानक कहा, तुम सही सोच रहे हो वाटसन, ये विवाद सुलझाने का तरीका बिल्कुल बेढंगा है। मैं चौंक गया क्योंकि ये ठीक वही था जो मैं मन ही मन सोच रहा था। होम्स हंस पड़े और बोले, मैंने तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे सारे विचार पढ़ लिए। तुमने अखबार फेंका, फिर तस्वीरों की ओर देखा और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से मुझे समझ आ गया कि तुम क्या सोच रहे हो। तस्वीरें, बीचर, सिविल वॉर और आखिर में अपनी चोट तक। मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। अब तुम समझ गए, होम्स ने मुस्कुराकर कहा। और अब जब शाम की हवा ठंडी हो गई है, क्यों न थोड़ी देर लंदन की सैर की जाए। मैं हमारे छोटे से बैठक खाने से बुरी तरह ऊब चुका था और खुशी खुशी तैयार हो गया। 3 घंटे तक हम साथ घूमते रहे, फ्लैट स्ट्रीट और द स्ट्रैंड के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जिंदगी के बदलते मंजर को देखते हुए। उसकी बेमिसाल बातें, जो बारीकियों की गहरी समझ और निष्कर्ष निकालने की अद्भुत शक्ति से भरी थी, मुझे हंसाती भी थी और मंत्रमुग्ध भी कर देती थी। रात के 10 बज चुके थे जब हम वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचे। हमारे दरवाजे के सामने एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। एक डॉक्टर, होम्स ने कहा, आम प्रैक्टिशनर लगता है, ज्यादा समय से प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन काफी व्यस्त रहा है, शायद हमसे सलाह लेने आया है। अच्छा हुआ कि हम वापस आ गए। मैं होम्स की पद्धति से इतना परिचित था कि उसकी सोच को समझ सका। मैंने देखा कि घोड़ा गाड़ी के अंदर लैंप की रोशनी में लटकती बेंत की टोकरी में रखे चिकित्सा उपकरणों की स्थिति और प्रकार ने उसे निष्कर्ष निकालने का आधार दिया था। हमारी खिड़की में जलती हुई रोशनी से ये साफ था कि ये देर रात की मुलाकात वाकई हमारे लिए ही थी। ये जानने की उत्सुकता कि आखिर एक साथी डॉक्टर इस समय हमारे पास क्यों आया है। मैं होम्स के साथ उसके कमरे में गया। अंदर एक दुबला लंबा आदमी, जो अपनी उम्र से ज्यादा थका हुआ और बीमार दिखता था, आग के पास रखी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी उम्र 33 या 34 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसका झुका हुआ चेहरा और पीला रंग एक ऐसी जिंदगी की कहानी कह रहे थे जिसने उसकी ताकत छीन ली थी और जवानी बर्बाद कर दी थी। उसका रवैया नर्वस और झिझक भरा था, जैसे वो बहुत संवेदनशील हो। उसकी पतली सफेद उंगलियां, जो उसने उठते समय मेंटल पीस पर रखी, किसी कलाकार की लग रही थी, न कि एक सर्जन की। उसका पहनावा साधारण और गहरा था, काला कोट, गहरे रंग की पतलून और टाई में हल्के रंग की झलक। गुड इवनिंग डॉक्टर, होम्स ने खुशी से कहा। मुझे देखकर अच्छा लगा कि आप ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहे। तो आपने मेरे कोचमैन से बात की? नहीं, वो मुस्कुराया। ये तो साइड टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती ने मुझे बताया। कृपया अपनी जगह पर वापस बैठिए और बताइए कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पर्स ट्रेविलियन है, आगंतुक ने कहा, और मैं ब्रुक स्ट्रीट 403 में रहता हूँ। क्या आप वही नहीं है जिन्होंने दुर्लभ तंत्रिका रोगों पर एक मोनोग्राफ लिखा था? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तो सोचा था कि मेरे काम को कोई जानता ही नहीं, उसने कहा। मेरे प्रकाशक ने इसकी बिक्री को लेकर बहुत हतोत्साहित करने वाली बातें कही थी। क्या आप भी एक डॉक्टर हैं? रिटायर्ड आर्मी सर्जन, मैंने जवाब दिया। मेरी अपनी दिलचस्पी हमेशा से ही नर्व संबंधी बीमारियों में रही है। मैं इसे अपनी खासियत बनाना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है कि शुरुआत में इंसान को वही काम करना पड़ता है जो उसे मिलता है।
लेकिन ये बात फिलहाल अहम नहीं है। मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं आपकी कीमती वक्त की अहमियत को समझता हूँ। दरअसल मेरे ब्रुक स्ट्रीट वाले घर में हाल ही में बहुत कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं और आज रात हालात इस कदर बिगड़ गए कि मुझे आपकी सलाह और मदद लेने के लिए एक पल भी इंतजार करना मुमकिन नहीं लगा। शर्लॉक होम्स ने बैठकर अपनी पाइप सुलगाई। आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही है। उनमें से एक दो तो इतनी मामूली है, डॉक्टर ट्रेवलियन ने कहा, कि उन्हें बताते हुए मुझे लगभग शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन मामला इतना उलझा हुआ और अजीब है कि मैं सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। आप खुद तय कर लीजिएगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में कुछ बताकर शुरुआत करनी होगी। मैं लंदन यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप इसे अपनी तारीफ समझकर नहीं लेंगे अगर मैं कहूं कि मेरे प्रोफेसरों ने मेरे छात्र जीवन को काफी होनहार माना था। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई और शोध जारी रखा। मैं किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में एक मामूली पद पर काम कर रहा था और कैटलेप्सी की पैथोलॉजी पर अपने शोध के कारण अच्छा खासा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। आखिरकार मैंने नर्व्स लीजन पर अपने लेख की वजह से ब्रूस पिंगटन पुरस्कार जीता और पदक भी। उस समय लोगों को आमतौर पर लगता था कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, लेकिन मेरी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मेरे पास पैसे की कमी थी। आप समझ सकते हैं कि एक विशेषज्ञ जो ऊंचे स्तर पर काम करना चाहता है, उसे कैम्ब्रिज स्क्वायर जैसे महंगे इलाके में किसी गली में क्लिनिक खोलना पड़ता है, जहां किराया और साज सज्जा पर भारी खर्च आता है। इसके अलावा उसे कई सालों तक खुद का खर्च उठाने और एक अच्छी घोड़ा गाड़ी किराए पर लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये सब मेरे बस के बाहर था। मैंने सोचा था कि किफायत से जीते हुए मैं 10 सालों में इतना पैसा बचा लूंगा कि क्लिनिक खोल सकूं। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। एक सुबह मेरे कमरे में एक आदमी आया जिसका नाम ब्लेसिंगटन था। वो मुझसे पूरी तरह अजनबी था। आते ही उसने सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या आप वही पर्स ट्रेवलियन हैं जिन्होंने हाल ही में इतना बड़ा इनाम जीता है और एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। ईमानदारी से जवाब दीजिए, उसने कहा, क्योंकि ऐसा करना आपके फायदे में रहेगा। आपके पास सफल इंसान बनने की तमाम काबिलियत है, लेकिन क्या आपके पास समझदारी भी है? उसके सीधे सवाल पर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास थोड़ी बहुत समझदारी है, मैंने कहा। कोई बुरी आदत, पीने पिलाने की लत तो नहीं? जनाब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा। ठीक है, बस पूछना जरूरी था। अब बताइए, इतनी खूबियों के बावजूद आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? मैंने कंधे उचकाए। आखिर बात वही पुरानी है, दिमाग में ज्यादा और जेब में कम, है ना? उसने हंसते हुए कहा। अगर मैं आपको ब्रुक स्ट्रीट में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए तैयार कर दूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं उसे हैरानी से देखने लगा। अरे, ये मेरे फायदे के लिए है, आपके लिए नहीं, उसने कहा। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। अगर ये आपके लिए सही है तो मेरे लिए भी सही होगा। मेरे पास कुछ हजार पाउंड है जिन्हें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं सोच रहा हूं कि इन्हें आप पर लगाऊं। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। ये भी किसी दूसरे व्यापार की तरह है और कई मामलों में ये सुरक्षित है। मुझे करना क्या होगा? मैं बताता हूं, वो बोला। मैं एक घर लूंगा, उसे सजाऊंगा, नौकर रखूंगा और पूरा खर्चा उठाऊंगा। आपको बस इतना करना है कि अपने क्लिनिक के कमरे में बैठकर मरीज देखने हैं। मैं आपको जेब खर्च दूंगा और बाकी सब कुछ संभालूंगा। इसके बदले में आप जो कमाएंगे उसका 3/4 मुझे देंगे और 1/4 अपने पास रखेंगे। मिस्टर होम्स, यही तो वो अजीब प्रस्ताव था जो ब्लेसिंगटन नाम के शख्स ने मुझे दिया था। मैं आपको इस बात से बोर नहीं करूंगा कि हमने कैसे सौदेबाजी की और समझौते पर पहुंचे। आखिरकार मैंने अगली लेडे पर उसके बताए हुए शर्तों पर ब्रुक स्ट्रीट वाले घर में जाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो खुद भी मेरे साथ एक रहने वाले मरीज के तौर पर रह गया। उसका कहना था कि उसका दिल कमजोर है और उसे लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत है। उसने पहली मंजिल के 2 सबसे अच्छे कमरे अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए रख लिए। वो आदमी बहुत अजीब आदतों वाला था।
किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था और बहुत कम बाहर जाता था। उसकी जिंदगी बहुत अनियमित थी, लेकिन एक मामले में वो बिल्कुल सटीक था। हर रोज शाम को एक ही समय पर वो कंसल्टिंग रूम में आता, मेरी कमाई की किताबें देखता, हर गिनी पर 5 शिलिंग और 3 पेंस गिनता और बाकी रकम अपने कमरे की तिजोरी में रख लेता। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उसे अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर कभी अफसोस नहीं हुआ। शुरुआत से ही ये कामयाब रहा। अस्पताल में मेरी बनाई प्रतिष्ठा और कुछ अच्छे मामलों ने मुझे जल्दी ही प्रसिद्धि दिला दी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसे एक अमीर आदमी बना दिया। ये थी मिस्टर ब्लेसिंगटन के साथ मेरी कहानी। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने मुझे आज रात यहां आने पर मजबूर कर दिया। कुछ हफ्ते पहले ब्लेसिंगटन मेरे पास आया और मुझे लगा कि वो बहुत परेशान है। उसने मुझे वेस्टन में हुई एक चोरी के बारे में बताया और मुझे याद है कि वो इस बात पर बेमतलब ही बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा कि हमें खिड़कियों और दरवाजों पर मजबूत ताले लगवाने चाहिए। अगले हफ्ते वो अजीब बेचैनी की हालत में रहा, खिड़की से बाहर झांकता रहता और अपने खाने से पहले की छोटी सैर भी उसने छोड़ दी। उसकी हरकतों से मुझे लगा कि वो किसी चीज या किसी शख्स से बुरी तरह डरा हुआ है। लेकिन जब मैंने उससे सवाल किया तो वो इतना गुस्सैल हो गया कि मुझे ये विषय छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे समय के साथ उसकी डरावनी हालत खत्म होने लगी और उसने अपनी पुरानी आदतें फिर से शुरू कर दी। लेकिन फिर एक नई घटना हुई जिसने उसे एक बार फिर पूरी तरह हिला दिया। ये घटना 2 दिन पहले हुई। मुझे एक चिट्ठी मिली जिसे अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें न कोई पता था और न ही कोई तारीख। एक रूसी आदमी, अमीर, जो अब इंग्लैंड में रह रहा है, डॉक्टर पर्स ट्रेवेलियन की पेशेवर मदद लेना चाहता है। वो कई सालों से कैटलेप्सी का मरीज है और जैसा कि सभी जानते हैं, डॉक्टर ट्रेवेलियन इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं। वो कल शाम लगभग 6 बजे आने का इरादा रखते हैं, अगर डॉक्टर ट्रेवेलियन उस वक्त घर पर मिलने लायक होंगे। इस चिट्ठी ने मुझे बहुत दिलचस्पी दी क्योंकि कैटलेप्सी की पढ़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये बीमारी बहुत दुर्लभ है। आप समझ सकते हैं कि बताए हुए समय पर अपने कंसल्टिंग रूम में मैं मौजूद था। मरीज एक बूढ़ा आदमी था, पतला, सीधा, सादा और औसत। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जैसे आप एक रूसी अमीर आदमी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसका साथ लाने वाला आदमी, उसने मुझे ज्यादा हैरान किया। वो एक लंबा नौजवान आदमी था, बेहद खूबसूरत। गहरे रंग का उसका चेहरा सख्त था। उसकी मांसपेशियां और कदकाठी किसी हरकुलस जैसी लग रही थी। वो मरीज का हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर कुर्सी तक लाया। उसकी ये नरमी देखकर मैं हैरान था। डॉक्टर साहब, मुझे माफ करें कि मैं आपके साथ आ गया, उसने अंग्रेजी में हल्की लिस्ट के साथ कहा। ये मेरे पिता है और उनकी सेहत मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बेटे की चिंता देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। आप शायद परामर्श के दौरान रुकना चाहेंगे? मैंने पूछा। कभी नहीं, उसने डर के इशारे के साथ कहा। यह मेरे लिए इतना तकलीफदेह है कि मैं बयां नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने पिता को इन भयानक दौरों में देखा तो मुझे यकीन है कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। मेरा खुद का नर्वस सिस्टम बहुत संवेदनशील है। अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रतीक्षा गृह में रुक जाऊं। मैंने उसे इजाजत दे दी और वो बाहर चला गया। इसके बाद मरीज और मैंने उसकी बीमारी पर चर्चा शुरू की। मैंने उसके केस की गहराई से जांच की। वो खास समझदार नहीं था और उसके जवाब अक्सर अस्पष्ट थे, जिसे मैंने उसकी भाषा की कमजोरी समझा। लेकिन अचानक उसने जवाब देना बिल्कुल बंद कर दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो कुर्सी पर सीधा बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली और सख्त था। मैं फिर से अपनी अजीब बीमारी की चपेट में था। पहले तो मुझे उसके लिए दया और डर महसूस हुआ, लेकिन फिर मुझे मानना पड़ेगा, एक पेशेवर उत्साह मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। मैंने उसकी नब्ज और तापमान नोट किया, उसकी मांसपेशियों की सख्ती जांची और उसके रिफ्लेक्स देखे। इनमें कुछ खास असामान्य नहीं था। मैंने पहले ऐसे मामलों में नाइट्राइट ऑफ अमाइल के उपयोग से अच्छे परिणाम देखे थे। इस बार ये आजमाने का बेहतरीन मौका था। बोतल मेरी प्रयोगशाला में थी, इसलिए मैंने उसे वही कुर्सी पर छोड़ा और उसे लेने नीचे चला गया। इसमें करीब 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब मैं लौटा तो देखा कि कमरा खाली था और मरीज गायब। और मैंने, बेटे ने कहा, जब अपने पिता को प्रतीक्षा गृह के दरवाजे से बाहर जाते देखा
तो स्वाभाविक रूप से सोचा कि परामर्श खत्म हो गया है। जब तक हम घर पहुंचे तब तक मुझे असल स्थिति का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सिवाय कि आपने मुझे काफी उलझन में डाल दिया था। तो अगर आप कृपया प्रतीक्षा गृह में चले जाएं, तो मैं आपके पिता के साथ परामर्श को जारी रखने की खुशी महसूस करूंगा, जिसे कल अचानक रुकना पड़ा था। उनके कल अचानक गायब होने की स्थिति से मैं घबरा गया था, जो कि अब स्पष्ट हो गई थी। करीब आधे घंटे तक मैंने उस बुजुर्ग सज्जन के लक्षणों पर चर्चा की। उसके बाद मैंने उन्हें दवाई लिखी और उन्हें उनके बेटे के साथ जाते देखा। मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ब्लेसिंगटन आमतौर पर इस समय टहलने जाते थे। वो थोड़ी देर बाद वापस आए और ऊपर कमरे में चले गए। तभी अचानक मैंने उन्हें सीढ़ियों पर भागते हुए सुना और वो पागल जैसी हालत में मेरे कंसल्टिंग रूम में दाखिल हुए। मेरे कमरे में कौन गया था? उन्होंने चीख कर पूछा। कोई नहीं, मैंने कहा। ये झूठ है, वे चिल्लाए। चलो ऊपर चलकर देखो। मैंने उनकी भाषा की कठोरता को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो डर से पागल जैसे हो रहे थे। जब मैं उनके साथ ऊपर गया तो उनके हल्के कालीन पर बने कुछ निशानों की तरफ उन्होंने इशारा किया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरे पैरों के निशान हैं? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। वो निशान यकीनन उनके नहीं थे, उनसे कहीं बड़े थे और बिल्कुल ताजा दिख रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, आज दोपहर तेज बारिश हुई थी और मेरे मरीजों के अलावा कोई और उस दिन नहीं आया था। इससे साफ हो गया कि प्रतीक्षा गृह में बैठे आदमी ने किसी कारणवश उस समय जब मैं दूसरे मरीज के साथ व्यस्त था, ऊपर जाकर मेरे निवासी मरीज के कमरे में घुसपैठ की थी। कुछ भी छेड़ा या चुराया नहीं गया था, लेकिन ये निशान इस बात का सबूत थे कि किसी ने कमरे में घुसपैठ की थी। मिस्टर ब्लेसिंगटन इस घटना को लेकर जितना परेशान हुए, मैं उतना होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। हालांकि ये किसी के भी मानसिक सुकून के डगमगाने के लिए काफी था। वो सचमुच कुर्सी पर बैठकर रोने लगे और मैं उनसे साफ साफ बात भी नहीं कर पाया। उन्हीं के सुझाव पर मैं आपके पास आया और मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सही कदम है। ये घटना बहुत अजीब है, हालांकि वे इसकी अहमियत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे रूम में चले तो आप कम से कम उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, भले ही इस असाधारण घटना का समाधान कर पाना मुश्किल हो। शेरलॉक होम्स ने इस लंबी कहानी को बड़े ध्यान से सुना। इससे साफ जाहिर हुआ कि उनकी दिलचस्पी इस मामले में बहुत गहरी थी। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों की पलकें और भी झुकी हुई थी और उनकी पाइप से निकलने वाला धुआं हर दिलचस्प घटना को और गहरा बना रहा था। जब हमारे मेहमान ने अपनी बात खत्म की, होम्स बिना एक शब्द कहे उछलकर खड़े हो गए। मेरी टोपी मुझे पकड़ाई, अपनी टोपी उठाई और डॉक्टर ट्रेवेलिन के पीछे दरवाजे की ओर बढ़ गए। 15 मिनट के बाद हम ब्रुक स्ट्रीट में डॉक्टर के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। ये वेस्ट एंड में पाए जाने वाले गहरे और सपाट चेहरे वाले घरों में से एक था। एक छोटा सा नौकर लड़का हमें अंदर ले गया और हम चौड़ी अच्छी तरह कालीन बिछी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लेकिन तभी एक अजीब रुकावट आई। ऊपर की लाइट अचानक बुझा दी गई और अंधेरे में एक कांपती हुई पतली आवाज आई। मेरे पास पिस्तौल है, आवाज ने कहा। मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम और करीब आए तो मैं गोली चला दूंगा। मिस्टर ब्लेसिंगटन, ये सब हद से बाहर हो रहा है, डॉक्टर ट्रेवेलियन ने चिल्लाकर कहा। ओह, तो ये आप है डॉक्टर, आवाज ने बड़ी राहत की सांस के साथ कहा। लेकिन ये बाकी लोग कौन हैं? क्या ये वही है जो ये दावा कर रहे हैं? हमने अंधेरे में एक लंबा निरीक्षण महसूस किया। हाँ, सब ठीक है, आवाज ने आखिरकार कहा। आप ऊपर आ सकते हैं और मुझे माफ कीजिए अगर मेरी एहतियातें आपको परेशान कर रही है। जैसे ही उसने बात की, उसने सीढ़ियों की गैस लाइट फिर से जला दी और हमने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखा। उसकी शक्ल और आवाज दोनों ही उसके टूटे हुए हौसले की गवाही दे रहे थे। वो बहुत मोटा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो कभी और भी मोटा रहा होगा, क्योंकि उसकी त्वचा उसके चेहरे पर ढीली होकर झूल रही थी, जैसे किसी ब्लड हाउंड के गाल। उसका रंग बहुत बीमार सा था और उसके पतले हल्के रेत जैसे बाल उसकी उत्तेजना की वजह से खड़े हो रहे थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। शुभ संध्या मिस्टर होम्स, उसने कहा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। शायद किसी को आपकी सलाह की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी मुझे लगता है डॉक्टर ट्रेवेलियन ने
आपको मेरे कमरे में हुई इस बेवजह घुसपैठ के बारे में बता दिया होगा। बिल्कुल, होम्स ने कहा। ये दोनों आदमी कौन है, मिस्टर ब्लेसिंगटन, और वे आपको क्यों तंग करना चाहते हैं? अच्छा, देखिए, वो डरते हुए बोला, ये कहना मुश्किल है। आप मुझसे इसके जवाब देने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप नहीं जानते? जरा यहाँ आइए, कृपया अंदर आइए। वो हमें अपने बेडरूम में ले गया, जो बड़ा और आरामदायक था। आप देख रहे हैं, उसने अपने बिस्तर के अंत में रखे बड़े काले बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं कभी बहुत अमीर आदमी नहीं रहा, श्रीमान होम्स। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही निवेश किया है, जैसा कि डॉक्टर ट्रेवेलियन आपको बता सकते हैं। लेकिन मुझे बैंकरों पर भरोसा नहीं है। मैंने कभी किसी बैंकर पर भरोसा नहीं किया। होम्स, मेरे पास जो कुछ है वो इस बक्से में है। आप समझ सकते हैं कि जब लोग मेरे कमरे में जबरन घुस आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। होम्स ने ब्लेसिंगटन की ओर सवालिया नजरों से देखा और सिर हिलाया। मैं आपको सलाह नहीं दे सकता अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ब्लेसिंगटन ने घबराहट में कहा। होम्स ने झुंझलाहट भरे तरीके से उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, शुभ रात्रि डॉक्टर ट्रेवेलियन, और मेरे लिए कोई सलाह नहीं है। ब्लेसिंगटन ने टूटती हुई आवाज में पूछा, मेरी सलाह है कि सच बोलिए। 1 मिनट बाद हम सड़क पर थे और घर की ओर लौट रहे थे। हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पार कर चुके थे और हार्ले स्ट्रीट के आधे रास्ते में थे जब मैंने होम्स से बात करने की कोशिश की। मुझे खेद है, मैंने आपको इस बेकार के काम पर बुला लिया, होम्स ने आखिरकार कहा। वाटसन, लेकिन मामला गहराई में बड़ा दिलचस्प है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने स्वीकार किया। खैर, यह स्पष्ट है कि 2 आदमी, या शायद अधिक, लेकिन कम से कम 2, ब्लेसिंगटन तक किसी न किसी कारण से पहुंचने के लिए दृढ़ है। मुझे पूरा यकीन है कि पहली और दूसरी बार वो युवक ब्लेसिंगटन के कमरे में पहुंचा, जबकि उसका साथी डॉक्टर को उलझाए रखने के लिए चालाकी से काम करता रहा, और वो कैटालिप्सी धोखा है, वाटसन। लेकिन मैं शायद हमारे विशेषज्ञ को ये कहने की हिम्मत ना कर पाऊं। एक ऐसी बीमारी है जिसकी नकल करना आसान है। मैंने खुद ये किया है। फिर सिर्फ संयोग से ब्लेसिंगटन दोनों मौकों पर बाहर था। उन्होंने इतने असामान्य समय परामर्श का समय इसलिए चुना ताकि प्रतीक्षालय में कोई और मरीज न हो, लेकिन ये समय संयोग से ब्लेसिंगटन के सैर के समय से मेल खा गया। ये दिखाता है कि वे उसके दैनिक कार्यक्रम से ज्यादा परिचित नहीं थे। अगर उनका इरादा सिर्फ चोरी का होता तो वे कम से कम कुछ खोजने की कोशिश करते। इसके अलावा मैं आदमी की आंखों से पढ़ सकता हूँ जब उसे अपने जीवन के लिए डर होता है। ये असंभव है कि ऐसा व्यक्ति अपने खिलाफ इतनी दुश्मनी करने वाले 2 दुश्मनों को न जानता हो। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जानता है कि ये लोग कौन हैं, लेकिन किसी कारणवश इसे छुपा रहा है। हो सकता है कल तक वो इसके बारे में बात करने को तैयार हो। क्या एक और संभावना नहीं हो सकती? मैंने सुझाव दिया। ये अजीब लग सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि डॉक्टर ट्रेवेलियन ने अपनी किसी योजना के तहत ब्लेसिंगटन के कमरे में जाने की पूरी कहानी गढ़ी हो? मैंने गैस की रोशनी में देखा कि होम्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मेरे प्रिय दोस्त, उन्होंने कहा, ये एक संभावना है जो मुझे शुरू से ही ध्यान में रही है, लेकिन जल्द ही मैं डॉक्टर की कहानी को साबित करने में सक्षम हो गया। उस युवक ने सीढ़ियों पर निशान छोड़े थे। जब मैंने उन्हें कमरे में बने निशानों से मिलाया तो ये स्पष्ट हो गया कि उनके जूतों की बनावट अलग थी। उस रात हमने मामले को आराम दिया, लेकिन सुबह का सूरज इस रहस्य को एक नई रोशनी में लाया। 7:30 बजे होम्स मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। वाटसन, तैयार हो जाओ, ब्लेसिंगटन का मामला फिर सामने आया है। डॉक्टर ट्रेवेलियन के घर पहुंचने पर हमें खबर मिली कि ब्लेसिंगटन ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन होम्स ने वहां पर जांच करते हुए कहा कि ये हत्या थी। उसने पाया कि कमरे में 3 आदमी थे। उन्होंने ब्लेसिंगटन को फांसी दी और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। होम्स ने कहा, यह ब्लेसिंगटन असल में सटन था, जो एक पुराने अपराधी गिरोह का सदस्य था। वो पुलिस का मुखबिर बन गया था और अपने ही साथियों को उसने फंसा दिया। यही वजह थी कि ये लोग उसे मारने आए थे। आखिरकार उन अपराधियों को फिर कभी नहीं देखा गया। शायद वे एक जहाज दुर्घटना में मारे गए, लेकिन ब्रुक स्ट्रीट मिस्ट्री हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स द रेजिडेंट पेशेंट।
ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।